आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के मालिक और कंपनी चलाने वाले डायरेक्टर्स, इनके दरमियान तीन तरह का ताल्लुक था मेरे बच्चे। मुझे बताएंगे कौन कौन सा? एजेंसी, क्योंकि अब एजेंसी एजेंसी डायरेक्टर किन के एजेंट्स हैं? शेयर होल्डर्स के। किन के एजेंट्स हैं? कंपनी के। ये दोनों के एजेंट्स ही कंसिडर हो, क्योंकि ये भी तो लेता इंसान है ना मेरे बच्चे। और ये इंसान भी तो अपना काम खुद कर सकता था। कंपनी भी तो अपना वो भी तो एक लेता सेपरेट पर्सन है ना मेरे बच्चे। क्या हर बंदा अपना काम खुद नहीं कर सकता? कर सकता था, लेकिन ये बेचारा नहीं कर सकता था क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन था। है, इसको काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी। इसने क्या किया? इसने जिंदा लोग अपॉइंट कर लिए, क्योंकि ये तो बेचारी बेजान है। तो इसलिए मेरे बच्चे, ये जो डायरेक्टर्स एजेंट हैं, ये आप दोनों के लिए आपने एजेंट का लफज, बजाहिर हम जो डायरेक्टर का लफज बोलते हैं, हम ये कहते हैं ये कंपनी के एजेंट है। सारी बात है, कंपनी किन की है? इन लोगों की है। और फिर दूसरे नंबर पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट ही शेयर होल्डर करते हैं। जो अपॉइंट करता है उसको रिमूव भी कर सकता है। इस लिहाज से हम कहते हैं ये शेयर होल्डर के भी एजेंट ही। खैर, क्योंकि अगर कहीं पे लफज बोलते हैं डायरेक्टर कंपनी के एजेंट हैं या शेयर होल्डर के एजेंट हैं, इसमें कभी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये दोनों के लिए ही एजेंट होते हैं। क्योंकि ये डायरेक्टर कुछ भी करते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होती है कंपनी। और कंपनी के मालिक कौन है? वो है शेयर होल्डर। तो फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया, एक तो एजेंसी का ताल्लुक हो गया, दूसरा हमने स्टीवर्डशिप, और तीसरा हमने अकाउंटेबिलिटी का डिस्कस किया था। और हमने कहा था अकाउंटेबिलिटी की जो जिम्मेदारी है वो डायरेक्टर वो कैसे पूरी करते हैं? हिसाब किताब पहले तो हिसाब किताब बुक्स अकाउंट्स खुद मेंटेन करते हैं। फिर उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट से हमने डिस्कस किया था ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने रखी जाती है, अब शेयर होल्डर इस पर क्यों यकीन करें? क्योंकि ये तो डायरेक्टर ने ही बनाई है। इसलिए हमने डिस्कस किया था इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्रेडिबिलिटी ऐड करने के लिए, इनके अंदर क्रेडिबिलिटी ऐड करने के लिए कि लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं, या इनके अंदर लायबिलिटी पैदा करने के लिए, तो मेरे बच्चे हम क्या कराते हैं? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाते हैं। और ऑडिट मेरे बच्चे फिर हमने डिस्कस किया था कि जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका कंपनी के डायरेक्टर से कोई ताल्लुक ना हो। तो मेरे बच्चे कल फिर हमने मजीद तीन टर्म्स और डिस्कस की थी, एक तो इंडिपेंडेंस, मटीरियलिटी और ट्रू एंड फेयर व्यू। और याद करो, सबसे पहले चलो मान लो कि हमने ट्रू एंड फेयर व्यू का डिस्कस किया था कि ट्रू का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी आ रहा हो वो सच हो। और फिर हमने फेयर व्यू का डिस्कस किया था। और फेयर व्यू जाहिर बात एक ब्रॉडर टर्म है। हमने डिस्कस किया था कि जैसे इसमें बड़ी सारी चीजें थी, बड़ी सारी जगह हैं जहां पे जजमेंट से इस्तेमाल होती है। जहां पे जजमेंट से इस्तेमाल होती है वो जजमेंट मैनेजमेंट ने बाइसनेस की बेस पे ना वो जजमेंट्स ली हो, बल्कि हकीकत की बेस पे वो जजमेंट्स ली हो। फिर हमने डिस्कस किया था डिफरेंट तरह की कंपनी पॉलिसी अडॉप्ट करती है। ये ना हो कि पॉलिसी इस साल में हालात को बेहतर दिखाने के लिए कोई और हो, अगले साल में फिर आप पॉलिसी चेंज कर लें, क्योंकि पॉलिसी तो आपने क्या करनी, कंसिस्टेंट अप्लाई करनी है। ये ना हो कि जो चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए वो आप डिस्क्लोज ना करें। जैसे होता है ना जजमेंट या जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस में बड़े सारे मार्जिन होते हैं मेरे बच्चे चीजों को मान लो कि चेंज करने के, इस तरह का ना हो। जैसे रिवैल्यूएशंस होती हैं, रिवैल्यूएशन अगर आप रिवैल्यूएशन बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, आपकी मर्जी है, आप क्या कर लो, एक एसेट ₹1,00,000 का उसको 10 लाख का दिखा दो। आप कहेंगे भाई रिवैल्यू करवाया है, उसकी रिवैल्यूएशन में उसकी इतनी ही वैल्यू निकली है, तो कोई कोई क्या कर लेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी हो वो फेयर होना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक और टर्म इस्तेमाल होती है, मटीरियलिटी। याद करो कल आखिर पे जाते हुए हम मटीरियलिटी को डिस्कस कर रहे थे कि ऑडिटर जब ऑडिट परफॉर्म करता है वो हमेशा मटीरियलिटी की बेस पे करेगा। और मटीरियलिटी ऑडिटर क्या करता है? ये डिटरमिन करता है। लफ्ज क्या होंगे? डिटरमिन। ये जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे उसमें वो बड़ी सख्ती से मना कर देगा कि देखो जस्ट एग्जाम्पल, कल जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारी सेल मान लो कि ₹1,000 की थी, बाकी सारी चीजें हमने कैलकुलेट की थी, है तो सारा निकाल के मान लो कि हमारा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फिर हमने कहा था कि यहाँ पे अगर इस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑडिटर को कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है, ऑडिटर उन्हीं चीजों को मान लो कि कंसीडर करेगा जो मटीरियल है। जो भी मटीरियल हो, ऑडिटर उस पर क्यों टाइम जाया करे मेरे बच्चे। हमने डिस्कस किया कि अगर यहाँ पे इसको कोई मिसस्टेटमेंट नजर आए, और जब मिसस्टेटमेंट का लफ्ज आएगा तो मेरे बच्चों को फौरन से दिमाग में आ गया होगा कि मिसस्टेटमेंट दो वजूहात की वजह से हो सकती है, या तो एरर और फ्रॉड। और फिर आपको एरर और फ्रॉड का भी पता है, अनजाने में गलती एरर कहलाती है, जानबूझ के फ्रॉड कहलाती है। तो कोई मिसस्टेटमेंट मिलेगी, अब मिसस्टेटमेंट पे एकदम से उसने चुकन्ना होना कि नहीं, इसको कहीं ना कहीं कंसीडर करना कि नहीं, वो डिपेंड करेगा ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं। और मटेरियल मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, वो ऑडिट परफॉर्म करने से पहले मटेरियलिटी डिटरमिन किया करेगा। जरा लफ्ज बोलो। मटीरियलिटी डिटरमिन किया करेगा, कैलकुलेट नहीं। अगरचे देखो हमने उसने मान लो उसने कहा कि मेरी जो मटीरियलिटी लेवल होगा, मैं ऐसा करता हूं, मैं अपनी ये जो सेल है, सेल का 5% ले लेता हूं, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर लिया 5% ले लेता हूं। उसने क्या किया, सेल का 5% लिया, जो हमने कहा कि मान लो ये कितना बना, वो नहीं है, ये तो ज्यादा बनता होगा, पक्की बात। अच्छा चलो, तो ₹50 बना। अब मेरे बच्चे आपको बाहर लगेगा सर ये तो देखो ना, हमने 1,000 के ऊपर
5% लगाया तो जाहिर बात है ये कैलकुलेट की है। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये डिटरमिन करना होता है, ये कैलकुलेट करना नहीं होता, क्योंकि ये तो आपने खुद ही अंदाजा लगाया ना। ऐसा कर लेता हूँ मैं, सेल का 5% ले लेता हूँ, आप 2% ले लो, आप 3% ले लो, है, ये आपकी 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 राय पे डिपेंड करेगा, ये आपकी जजमेंट पे डिपेंड करेगा। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये आप चाहे 10% ले लो, ये आपकी मर्जी है। तो इसलिए मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, इस तरह करके आगे जाके सीखेंगे डिटेल के अंदर। और वो परेशान नहीं होना, वहां पे पूरे उसने हर एक एसेट का अलग आपको परसेंटेज भी दी होगी कि जब सवाल के अंदर आएगा कि ये फलानी इतनी मिसस्टेटमेंट नजर आई है, तो फिर वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या मटेरियल, ये बहुत बड़ा अहम मामला होता है। क्योंकि आगे जाके जो हमारा चैप्टर 14 है जिसमें हमने रिपोर्टिंग पढ़नी है, रिपोर्ट के अंदर वही चीजें नजर आएंगी जो मटेरियल है, और वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं मेरे बच्चे, फिर जाहिर बात है उसकी बेस पे आपने डिसीजन लेना है। तो आपको एक पूरा बेंचमार्क दे दिया जाएगा कि किस चीज का एसेट का लेंगे तो कितना परसेंट ले, सेल का लें तो कितने परसेंट लें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का लें तो कितने परसेंट लें। आपको पूरा वो दिया होगा और कोई ना कोई फिगर भी दी होगी बीच में। फिर आप उसका इतने परसेंट लेके डिटरमिन करके आप उसको सवाल में जो आप बता दिया करेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे उसको जब आएगा उसका मेन टॉपिक। ले बेटा, उसके बाद ये इंडिपेंडेंस वाला मामला तो हमने डिस्कस किया था कि जो ऑडिटर है वो डायरेक्टर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो जाहिर बात है मेरे बच्चे उसकी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो इन्फ्लुएंस होगी, है वो जाहिर बात है कि वही बात, क्योंकि क्रेडिबिलिटी हम ऐड करना चाह रहे हैं। वो तो पहले ही उनसे कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक है, तो वो कैसे क्रेडिबिलिटी ऐड होगी तो उनका भी ख्याल रखेगा। इसलिए हमने डिस्कस किया था कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ले बेटा, उसके बाद अगर आपको याद हो कल दो अल्फाज हमने और डिस्कस किए थे, एक इंटरनल ऑडिट का और एक एक्सटर्नल ऑडिट का। हमने डिस्कस किया था कि मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया करेगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम ऑडिट करवाया करेंगे, लफ्ज जो ऑडिट है ऑडिट करवाया करेंगे, वो मेरे बच्चे किसी एक्सटर्नल ऑडिटर से हम इसको ऑडिट करवाया करेंगे। तो मेरे बच्चे एक तो ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इस एक्सटर्नल ऑडिटर की अफादियत को देखते हुए कि कितना फायदा होता है, एक बंदा साल के आखिर पे आता है और वो बड़ी सारी गलतियों की निशानदेही करके उनको सही करवा के चला जाता है। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं, इस कंपनी के अंदर भी पक्का पक्का करके एक ऑडिट का डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो ये मेरे बच्चे जो ऑडिट का डिपार्टमेंट हमने पक्का पक्का करके कंपनी में ही बना दिया है, इसको हम कहते हैं ये इंटरनल ऑडिट। और याद रखना, ये जो एक्सटर्नल अभी हम आगे भी जाके डिस्कस कर लेंगे, ये जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है ये कानूनी रिक्वायरमेंट होती है। ये इंटरनल ऑडिट कुछ कंपनीज के लिए कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन अब कुछ कंपनीज के लिए ये कानूनी रिक्वायरमेंट बन गया है। कानूनी उस तरह ना है, लेकिन कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर है कि इंटरनल ऑडिट भी होना चाहिए। और उसमें ये लोग, अब मान लो कि चलें जरा देखिएगा, ये जो इंटरनल ऑडिट है इसका हेड जो होगा ना, जो लिख रखा है उसके अंदर रूल्स के अंदर, इसका जो हेड होगा वो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या सीआईए हो सकता है, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिट। और मजे की बात क्या है, इसके छोटे छोटे सिर्फ 3 पेपर होते हैं बच्चे से, एमसीक्यूज, जिसमें आपका पीआरसी है। अगरचे सारी बातें पढ़ना तो उसमें जैसा आपको बताया है कि उस तरह के एग्जाम होते हैं सिर्फ 3। और यहाँ पे एक बंदा 21 पेपर पास करके दुनिया जहान की धूल धूल छान के फिर जाके एक सीए बना है, और दोनों बराबर है। तो अमेरिकन क्वालिफिकेशन में 2-2 3-3 पेपर ही होते हैं, लेकिन उनकी औकात बहुत है मेरे बच्चे। और हम यहाँ पे पेपर पढ़ाए जाते हैं, जैसे ही जैसे अल्लाह माफ करे वो जो अभी हमारा जो भी हम टेक्नोलॉजी सारे मामला में पीछे हैं। अब इसराइल एक बम फेंकता है, कोई मेन हस्ती को ले जाता है वो, यहाँ पे कहते हैं 500 मिसाइल छोड़े हैं, 600 किए हैं, लेकिन एक परिंदा भी नहीं मरता है। तो इस तरह के मामला था वहाँ, उनकी उनके एक एक 2-2 पेपर भी भैया हमारे 21-21 22-22 पेपरों पे भारी हैं। लेकिन बहर, तो ये इंटरनल ऑडिट वैसे जाके इसको चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको रीड कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी, ये ही जो हमने पढ़ा, ठीक हो गया। हाँ, ये आखिर पे ये थोड़ी सी बात कहता है कि अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी मींस दैट द ऑडिटर विल नॉट एम टू एग्जामिन एवरी नंबर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि वो हर चीज को नहीं कंसीडर करेगा, हर गलती को कंसीडर नहीं करेगा, वो वही देखेगा जो उसके लिए चीजें मटेरियल है। मान लो कि एक अमाउंट उसको 20 रुपए की नजर आ रही है, बाकी सारी अमाउंट लाखों करोड़ों की है, तो 20 को कहेगा गोली मारो, ये 20 रुपए वाली अमाउंट को मैंने देखे क्या। मान लो कि इस दफा के जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो सिर्फ 20 रुपए हैं, कोई इस्लामिक बंदे की वो मान लो कि वो कंपनी थी, है, उसने कहा कि मैंने सूद के ऊपर कोई काम करना है, कोई नहीं, उसके जो इंटरेस्ट चार्जेस नजर आ रहे हैं वो मान लो कि किसी वजह से आगे जो भी है वो 20, कोई पुराना लोन होगा जब उसका जमीन नहीं जागा था तो वो 20 रुपए का है, बाकी अमाउंट जो है लाखों करोड़ों की। वो कहेगा ये 20 रुपए का मैं क्या करूंगा, इसको गोली मारो। तो इस तरह के मेरे बच्चे वो मटीरियल ही विल कंसंट्रेट हिज एफर्ट्स ऑन द मोर सिग्निफिकेंट आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अहम चीजें हैं।
उसके ऊपर कंसंट्रेट करेगा, और आइदर बिकॉज ऑफ देयर हाई वैल्यू, यानी कि उन चीजों पे कौन सी, सादा अल्फाज में इन 2 पॉइंट्स में बताना चाह रहा है कि कौन सी चीजें मटेरियल होती हैं, वो चीजें जिनमें जिनकी जो अमाउंट वैसे ही हाई हो, यानी कि जो जैसे सेल्स हैं, सेल्स की अच्छी खासी बड़ी फिगर्स होती हैं, तो ये भी हमारे लिए मटेरियल, जो भी यानी कि मोस्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितनी चीजें आ रही होती है ना मेरे बच्चे, वो मटेरियल ही होती हैं। आगे कुछ और चीजें होती हैं, जब हम ऑडिट करना सीखेंगे फिर हम जाके वहां पे मटेरियलिटी देख रहे होते हैं। और बिकॉज देयर इज ए ग्रेटर रिस्क दैट दे कुड बी ट्रेडेड इनकरेक्टली, और जहां पे ऐसी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये चीज अच्छी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आने वाली ऐसी चीजें जिनमें बड़ी आसानी से मैनेजमेंट चेंज कर सकती है और किसी को पता भी ना चले, तो वो हमेशा मटेरियल ही होती है, उसमें अमाउंट नहीं देखनी आपने, है। जैसे मान लो कि अभी हमने डिस्कस किया था, ऐसी अमाउंट जो जजमेंट्स की बेस पे आती है, या प्रोविजंस की बेस पे आती है, या रिवैल्यूएशन की बेस पे आती है, या कंटिजेंसीज की बेस पे आती है, तो ऐसी चीजें मेरे बच्चे, आप जाहिर बात है ये सारे अंदाजे होते हैं। सादा अल्फाज में जहां पे अंदाजे इन्वॉल्व हो मैनेजमेंट के, वो हमेशा मटेरियल ही होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अपने अंदाजों को ही चेंज कर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था वो एनरॉन कंपनी का जो बहुत बड़ा एक स्कैंडल है, तो उसका अच्छा कंपनी से याद आया, तो रात बेचारे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन इंडिया का, जिसके पास सैकड़ों चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते थे, मैं इसी लिहाज से बात कर रहा हूँ, वो बेचारा नहीं रहा, लेकिन बहरहाल इंडस्ट्री साथ थोड़ी ले गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अभी भी नौकरी करेंगे अपनी। बहरहाल वो काफी फलाही इंसान था वो, रतन टाटा, मर गए। चलें, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिट, वैसे तो यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं करेगा, लेकिन मेरे बच्चे वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, स्टैट्यूट किसको कहते हैं, कानूनी, ऑडिट करवाना एक कानूनी रिक्वायरमेंट। लेकिन अगली बात, क्या हर एक कंपनी के लिए, नहीं मेरे बच्चे, शायद आपको कुछ बचपन की बातें याद हो, सी लॉ की, वहाँ पे याद है हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी कंपनी है, पहले नंबर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारी कंपनी बनाया करती थी, अगर आपको याद। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऑडिट भी होनी चाहिए, और वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिट होनी चाहिए, वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शायद वहाँ पे ऑडिट का इतना जिक्र नहीं था, एक दफा जिक्र कि 3 मिलियन, याद करो, 1 मिलियन से लेके जिस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल होगा वो 3 मिलियन तक होगा, तो वो क्या करेगी, वो अपना यहाँ से ऑडिट कराना शुरू हो जाएंगे। चले पहले तो यहाँ इस तरह कर लो, इसको सही कर लो, ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा हो और 3 मिलियन तक, इसने भी ऑडिट करवाना है, लेकिन ये ऑडिट करवा सकती है सीए से भी और सीएमए से भी। और जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा होगा, वो तो मेरे बच्चे लाजमी तौर पे क्या करवाएगी, ऑडिट करवाएगी, और किससे करवाएगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएगी। हाँ, इनके लिए सिर्फ ये ऑप्शन है कि वो इनसे करवा सकते, ये कानूनी रिक्वायरमेंट है, कानून ने बता दिया इनको कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, आपका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है, तो आप क्या करो, आप अपना ऑडिट करो। इसका मतलब इससे शायद कम हो तो उसको इस तरह की जरूरत नहीं है। अब मेरे बच्चे कंपनी के लिए, अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करें, एक तो हमारी होगी कंपनी, एक होगी हमारी सोल ट्रेडर, एक हमारी होगी पार्टनरशिप, और मेरे बच्चे इसके अलावा बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। अब कंपनीज के लिए तो मेरे बच्चे वो कंपनी जिनके जो उस क्राइटेरिया में फॉल कर रही हूँ, अभी हम देखेंगे आगे जाके, जो इस क्राइटेरिया में फॉल कर जाएंगे उन्होंने तो लाजमी तौर पे ऑडिट करवाना है। और जिन कंपनीज के लिए कानूनी तौर पे लाजमी हो जाए ऑडिट करवाना, उनको हम कहते हैं ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ऑडिट करवाने की। लेकिन जिन कंपनीज के लिए या जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लफज क्योंकि कंपनी मोस्टली फॉल करी जाती है, और जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लाजमी नहीं है मेरे बच्चे, उनकी स्वाबदी थी, वो चाहे ऑडिट करवा लें चाहे वो ऑडिट ना करवाएं, उनके लिए कंपलसरी नहीं, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करवाएंगी। मान लो कि वो अपना खुद से ही कोई होता है ना कि बात पार्टनरशिप है और पार्टनर्स का आपस में फड्डा हो, वो जाहिर बात है कि वो फड्डा, वो कह रहा है कि तूने ज्यादा पैसे खा लिए, मैंने खा लिए, हिसाब का गलत दे रहा है, वो कहेगा ठीक है फिर ऑडिट करवा लेते हैं, अगर इस तरह का मामला है। तो मेरे बच्चे ये अपनी अपनी मर्जी से ऑडिट करवाना चाहें तो फिर ये ऑडिट करवा सकते हैं, क्योंकि ऑडिट के फायदे हैं, नुकसान नहीं। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, और वो सवाल भी ऐसे ही बनाता है पेपर के अंदर कि फलाने 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो ऑडिटर को, हम ऑडिटर को इतना पे करते हैं, फायदा क्या मिलता है, दूसरा कहता है नहीं नहीं फायदा भी होता है उसका, तो आप इन दोनों की लड़ाई को सॉल्व कर दो। हम वहां पे कहेंगे भैया ये जो कह रहे हैं ना ऑडिट का फायदा नहीं होता, ये गलत बोल रहा है, वो जो दूसरा बंदा कह रहा है ना ऑडिट का फायदा है, वो सही बोल रहा है, क्यों, ऑडिट के ये फायदे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, उनको वो सारे एडवांटेज बताएंगे कि ऑडिट कराने के फायदे हैं, नुकसान नहीं होता इसका, अगरचे पैसा तो लगता है, उसके ऊपर कॉस्ट पे करनी है आपने। तो कुछ कंट्रीज के लिए अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ रेफर करेगा, कह रहा है मोस्ट कंट्रीज इम्पोज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर एन एनुअल या एक्सटर्नल ऑडिट। अब देखो इसके दो नाम है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का एक, या तो इसको स्टैट्यूटरी ऑडिट कह दो या इसको एक्सटर्नल ऑडिट कह दो, एक ही बात है मेरे बच्चे, या लफ्ज खाली ऑडिट कह दो तब भी एक ही बात है। ऑडिट का मतलब ही मेरे बच्चे एक्सटर्नल या स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। ऑडिट टू बी कैरिड आउट ऑन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मोस्ट कंपनीज, देखो बार बार लफ्ज बोल रहा है, ऑडिट होता ही किसका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का।
कहता है however in many countries smaller companies are exempt from their requirement। वही बात जैसे हमने डिस्कस किया, हमारे मुल्क के अंदर पेड ऑफ कैपिटल 1 मिलियन से 1 मिलियन तक वाली कंपनी, मान लो कि उसको कह दिया कि जा तुम हो जाएगा, तुझे ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। अभी इतनी छोटी सी कंपनी बेचारी ऑडिटर को क्या पे करेगी और खुद क्या रखेगी, उसको कहा कि तेरी मर्जी है तो करवा ले ना। कहता कि अदर एंटिटीज सच एज, बाकी जो इदारे हैं, देखो कंपनीज में उसने बता रही कुछ जो बहुत छोटी कंपनी होगी उसको माफ कर दिया, लेकिन बाकी कंपनीज ने ऑडिट करवाना। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन का फिर क्या करेंगे सर, उन्होंने कहा कि सोल ट्रेडर पार्टनरशिप और अदर क्लब सोसाइटी वगैरह है यूजुअली नॉट सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी ऑर्डर, यानी कि कानूनी तौर पे नहीं। हाँ, लेकिन मान लो कि अगर इनमें इनमें कोई गैर कानूनी एक्टिविटीज हो रही हो तो फिर हो सकता है गवर्नमेंट भी कह दे कि चलो भैया आपका ऑडिट हो, है तो इस तरह के मामला हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली नहीं होती, यूजुअली यूजुअली लफज बोला, ये नहीं कि हमेशा होती नहीं, यूजुअली नहीं होता, लेकिन अगर कहीं पे गवर्नमेंट करवाना चाहे तो इट्स ओके। कह रहा कि स्मॉल कंपनीज एंड दीज अदर एंटिटीज may decide to have a voluntary audit even though this is not required by law, यानी कि अगर वो चाहें तो करवा लें, अदरवाइज मेरे बच्चे कानूनी तौर पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ले बेटा थोड़े से काम की चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस। पहले तो मेरे बच्चे ये दो अल्फाजों को हमने समझना है, मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस, क्योंकि ये दो अल्फाज आपकी पूरे ऑडिट के अंदर जान नहीं छोड़ेंगे। ये फलाना काम ये किसने करना है, मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस। ये फलाना काम किसने करना है, दो चार्ज विद गवर्नेंस। ये फलाना काम किसने करना है, मैनेजमेंट। यानी कि कहीं इनको अलग कर देगा, क्योंकि जब बीच में एंड आ गया इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों में फर्क है। उसने थोड़ी बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट आर दो चार्ज विद गवर्नेंस, उसने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई फर्क भी होगा। अब मेरे बच्चे जरा उस फर्क को देखिएगा, अज्यूम कर लो मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह बड़े तो आप लोग हो गए, लेकिन बचपन की बातें भूले तो नहीं होंगे, ये भूल बोल गए। I2B, वहां पे आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझाया गया, ऐसे ही था ना, चैप्टर 3 था उसका, एक पूरा स्ट्रक्चर बताया करते थे, उसके अंदर होता होगा सर, हमें क्या पता उसका। लो बेटा उसमें कहते थे कि मान लो कि ये कंपनी के मालिक हैं शेयर होल्डर्स, इन्होंने कंपनी को चलाने के लिए किसको अपॉइंट कर दिया, डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गई। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर याद करो, फिर कंपनी लॉ वाली बातें वहां पे भी उन्होंने बता रखी थी I2B के अंदर कि डायरेक्टर्स फिर किस बंदे को अपॉइंट करते हैं कंपनी को चलाने के लिए, CEO को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर उस कंपनी के अंदर मेरे बच्चे हमने क्या किया होता, उस कंपनी को मोस्टली फंक्शंस की बेस पे, डिपार्टमेंट्स की बेस पे डिवाइड किया होता। जैसे मान लो उसमें अकाउंट्स एंड फिनेंस का डिपार्टमेंट भी होगा, है। और इसी तरह मेरे बच्चे वहाँ पे HR का डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कुछ इस तरह करके डिपार्टमेंट्स भी होंगे। और फिर आपको पता है कि इनके बड़े भी होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे अकाउंट्स एंड फाइनेंस में कोई CFO बैठा होगा, है, या बाकी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स। क्योंकि CFO मेरे बच्चे ये लफज इसके लिए लफज खाली मैनेजर नहीं, इसके लिए खास लफज CFO ही बोला जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अहम बंदा होता है। बाकी डिपार्टमेंट्स में चाहे लफज मैनेजर बोल दो, लेकिन इसके लिए एक खास टर्म रखी गई है, ये CFO है। जैसे वो फलाना होगा HR का मैनेजर, HR का हेड फलाना, लेकिन ये क्या है, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऐसा बंदा जो फाइनेंस का सबसे बड़ा बंदा है कंपनी के अंदर। तो मेरे बच्चे ये आपको उस डिपार्टमेंट्स के बड़े नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर मजीद मेरे बच्चे वो जो दूसरा एक ऑपरेशनल लेवल होता है, अगर आपको याद हो, सुपरवाइजर टाइप के लोग, तो 3 लेवल थे ना मेरे बच्चे, याद करें, स्ट्रेटेजिक लेवल, टेक्निकल लेवल, और फिर आता था हमारा ऑपरेशनल लेवल। और फिर इन सुपरवाइजर्स के नीचे मेरे बच्चे वो वर्कर लोग काम कर रहे होते थे। याद है ये बातें सर, हैं? अब याद आ गई, चलें ये अच्छी बात है। लो बेटा, अब जो कंपनी के बहुत बड़े हैं, जैसे मान लो ये वाला एरिया, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टर ही होता है, तो ये जो लोग हैं इनको हम कहते हैं दो चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG भी इनको कह दिया करते हैं, दो चार्ज विद गवर्नेंस, ये कह दें। और ये वाले जो लोग हैं इनके लिए लफ्ज हम बोलते हैं मैनेजमेंट। ये जो टेक्निकल मैनेजमेंट जो बचपन में आप पढ़ा करते थे, उसके लफ्ज हम यहाँ पे मैनेजमेंट ही बोलेंगे। तो मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस, तो ये आज के बाद कभी भी कहीं पे लफ्ज बोला जाए तो आपके दिमाग में फौरन से आना चाहिए कि दो चार्ज विद गवर्नेंस वाले कौन से हैं और मैनेजमेंट वाले कौन से हैं। मुश्किल बात तो नहीं मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इन लोगों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस, इनकी क्या जिम्मेदारी है। देखो हम पढ़ तो ऑडिट रहे हैं, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनकी जिम्मेदारियां पढ़ने जा रहे हैं, वैसे ओवरऑल नहीं, फिलहाल कहीं पे उसका ओवरऑल भी इनका जिक्र कर देंगे जाके, जैसे चैप्टर नंबर 14 के अंदर इनकी इतनी लंबी चौड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, वो आप पढ़ लीजिएगा वहां पे, जाने बाद हम पढ़ेंगे, मतलब आप पढ़ लीजिएगा, डरना चाहिएगा कहीं ना कहने लगे। इन्होंने शुरू में कोई बातें बता के, तो आपको पता है मेरी शायद आदत है कि मैं कभी रेफर नहीं करता कि ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली है, तो कोशिश होती है कि जितनी दफ़ा कोई चीज़ आए उतनी दफ़ा हम उसको रिवाइज करें। मेरे बच्चे यही चीज़ें काम आती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस किससे रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड।
कि ऑडिट में इन लोगों की क्या जिम्मेदारी है। और यहाँ पे बल्कि वो जिम्मेदारी नहीं खाली बताएगा, इसलिए ये टॉपिक और भी खूबसूरत है। ये लोगों की कुछ गलत फहमियां हैं ऑडिट को लेके, लोगों की कुछ गलत फहमियां हैं, ये उन गलत फहमियों को भी दूर करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। अब जस्ट एग्जांपल मेरा मेरा चलें, आज चलें आप लोगों की भी हो सकता है कोई इस तरह की गलत फहमी हो। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, बल्कि होगी नहीं क्योंकि आप लोग सियाने बच्चे हो। अज्यूम कर लो आपको सीएफई ने ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट कर लिया, और यहाँ पे जो सीएफई के मालिक हैं, मान लो कि वो सादे से लोग हैं बेचारे। आज जब आप आए सीएफई के अंदर तो मालिक भी बैठे हो। देखो मैं डायरेक्टर्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, फिलहाल मैं किन की बात कर रहा हूँ, मालिकों की है, या वहां यहाँ पे कोई कस्टमर बैठे होंगे, बाकी लोग बैठे होंगे। तो किसी ने कहा कि वो देखो जी ऑडिटर आ गए। वो सारे लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं कि भाई ऑडिटर एक अजीब सी मखलूक है, तो इनके जरा देखें ये कौन लोग आए हैं। तो उन्होंने आके आपसे कुछ जिस तरह मीडिया से बात करते हैं उस तरह बातचीत करना शुरू कर दी। तो उन्होंने आते ही आपसे कहा कि सर अब आप आगे, अब उम्मीद है कि इस कंपनी के अंदर जितने भी फ्रॉड होंगे ना सर, वो सारे आप पकड़ लेंगे, हैं? क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप फ्रॉड पकड़ने आए हो, तो उम्मीद है कि सर अब इंशाल्लाह यहाँ पे आप कोई फ्रॉड नहीं छोड़ोगे। आपको क्या लग रहा है, ये जो सवाल कर रहे हैं कि आप लोगों का काम जो फ्रॉड पकड़ना है और उम्मीद है कि आप सारे फ्रॉड पकड़ लोगे, आपको लग रहा है ये जो जनता सोच रही है ऑडिटर के बारे में ये सही है? क्यों? तो और क्या करने में? याद है हमने डिस्कस किया था बचपन के अंदर कि ऑडिटर मिसस्टेटमेंट्स देखने आ रहा है कि कहीं मिसस्टेटमेंट तो नहीं, और मिसस्टेटमेंट दो वजह से हो सकती थी, फ्रॉड और एरर। तो आपको लग नहीं रहा कि वो फ्रॉड को पकड़ेगा? अच्छा, कहीं ना कहीं नॉलेज है, वो जो पिछली बातें भी सुनी हुई है, याद रखी हुई है। आपने कहा था ना चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। हाँ भाई पक्की बात है, वो काम आ रहा है। चले फिर आप चुप रहिएगा मेरे बच्चे, इन दो बच्चों को सुनाते हैं। हाँ भैया बताओ। हाँ देखो, एक तो आम लोगों को ये ख्याल होता है कि ऑडिटर क्या करता है, वो फ्रॉड पकड़ता है, फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, उसको करेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपकी एक एक गलतफहमी दूर की जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट 2 4 विद गवर्नेंस में, कि सबसे पहले भैया ये जो फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड से कंपनी को बचाना, यानी कि प्रिवेंट करना, फिर अगर हो जाए उसको डिटेक्ट करना, और फिर अगर डिटेक्ट हो जाए उसको करेक्ट करना। तो प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती। तो जो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि फ्रॉड भी ऑडिटर ही पकड़ता है, ये मेरे बच्चे, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मैनेजमेंट की है। उसके बाद अब उन्होंने दूसरा सवाल माइक उसके मुंह के करीब करके, एक और सवाल सर। उन्होंने कहा कि सर पूछें। उन्होंने कहा कि सर अब आप आगे हैं, ये बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इंशाल्लाह जब आप 2 4 दिन के अंदर रेडी कर लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हैं, हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने आए हैं, ये थोड़ी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम ही तैयार करेंगे। फिर मैं अब आपको रेफर करूंगा, शायद नहीं, वहां पे आपने नहीं पढ़ा, I2B के अंदर नहीं पढ़ा ये, लेकिन हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 के अंदर जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ थ्रेट्स होंगी, जब एथिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ थ्रेट्स होंगी। एक वहां पे थ्रेट होगी सेल्फ रिव्यू की थ्रेट, कि जब कोई बंदा अपने ही काम को खुद रिव्यू कर रहा हो तो हमेशा वहां पे एक सेल्फ रिव्यू की थ्रेट होती है। जस्ट एग्जांपल, मान लो ये आपका एग्जामिनेशन हॉल है आई कैप का, और यहाँ पे आपका पेपर हो रहा है, कैफ एड का पेपर हो रहा है। जब आपका पेपर खत्म हुआ, मान लो कि 12:15 हो गए हैं, हमने कहा कि भैया आपका पेपर का टाइम खत्म हो गया, अब आप लिखना बंद कर दो। आप लोगों ने लिखना बंद किया। अब हमने कहा कि ऐसा कर लो, अब आपने जो लिखा है हम चाह रहे हैं इस दफा हम जरा कैफ का रिजल्ट जल्दी अनाउंस कर दें, है क्योंकि फॉर्म्स को बच्चों की शदीद जरूरत है। तो आप सबके सामने आपका पेपर पड़ा हुआ है, तो खुदारा अपना पेपर जरा चेक करें। हैं, अब आप क्या करेंगे, अपना पेपर चेक करेंगे। कोई बच्चा कहेगा ओ हो मेरे सिर्फ 10 नंबर आए हैं, ओ हो मेरे सिर्फ 20 नंबर आए हैं, कैसा होगा? कोई कहेगा सर मेरे 110 आ गए सर, हैं, कोई कहेगा 99 सर, है कोई, ताकि ये ना हो कि सर को बुरा लगे कि पूरे 100 ले लिए। हैं, कोई कहेगा कि अच्छा इसके 99.5 सर। तो इस तरह करके मान लो कि अच्छे खासे नंबर आएंगे, कोई बच्चा फेल हो गई नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे आप अपने काम को रिव्यू कर रहे हो, अभी तो आपने वो काम खुद किया था। ये कैसे हो सकता है कि जब थोड़ी देर के बाद आप अपनी ही चीज को देख रहे हो और कह रहे हो कि मैंने गलत किया है? क्योंकि काम खुद आपने ही किया है, और कोई बंदा जब खुद कोई काम करता है उसको बाद में गलत नहीं कहता, क्योंकि उसको सही लगा था तो उसने वो काम किया। इसलिए मेरे बच्चे वहां पे हमेशा सेल्फ रिव्यू थ्रेट होती है। तो इसलिए मेरे बच्चे एक दूसरी जो गलत फहमी जो आम लोगों को है कि ऑडिटर क्या करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करना, प्रिपेयर करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। अब तीसरी बात मेरे बच्चे, अक्सर हम सोचते हैं कि जब ये जो ऑडिटर है, यहाँ पे हमारी कंपनी जिस तरह चलाई जा रही है, तो चले एक चीज तो देखिएगा, ये बचपन में आपने पढ़ा था I2B के अंदर, कि जब भी हम कोई कंपनी बनाते हैं उसका लाजमी तौर पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होते हैं। वो मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद है, तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।
और कंपनी की कोशिश होती है हम उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कंपनी क्या करती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसीज बनाती है। वो जो रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज होती हैं जो कंपनी बनाती है अपने मकसद को अचीव करने के लिए, उन्हीं का एक और नाम भी है, उनको हम इंटरनल कंट्रोल्स भी कहते हैं। यानी कि कंपनी अपने मकसद को अचीव करना चाहती है, लेकिन मकसद तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बड़े सारे इकदाम करने पड़ते हैं ताकि यहाँ पे कुछ गलत ना हो। तो मेरे बच्चे सब कुछ सही हो, उसके लिए हम कुछ बंदोबस्त करते हैं। वो जो बंदोबस्त हैं, जो कंपनी के इकदाम हैं, उसका नाम क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स। अब जस्ट एग्जाम्पल, हम ये अगर आप मान लें कि आप लोग सीएफई के मालिक हैं और आप चाहते हो कि सीएफई स्मूथली काम करें और जो इसके मकसद है वो मकसद हम अचीव करें, तो उसके लिए मेरे बच्चे लाजमी तौर पर पक्की बात है आपने कुछ इकदाम किए हुए हैं। जैसे मान लो कि ये नहीं कि कोई टीचर है, चाहे जिस मर्जी बड़ी यहाँ पे पोजीशन पे भी हो, ये थोड़ी है कि जब क्लास का टाइम हो और वो मान लो कि आधा आधा पौना घंटा वो क्लास में लेट आ रहा हो और उसके बाद एकदम से क्लास में बच्चे बैठे हों और उनको मैसेज आ जाए कि आज हमारी क्लास ऑफ है। तो एक एक जो टेस्टों का मामला, वो कहेंगे कौन ही टेस्ट हो, ये खुद ही बच्चे कर लेंगे। हैं तो मेरे बच्चे इस तरह की जिम्मेदारी, इसके लिए क्या है, एक पूरे पॉलिसी बना रखी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है, जो भी मामला था उस तरीके से लेके चल रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे ये ना हो कि किसी का कोई कोई मोबाइल चोरी हो जाए या कोई और एसेट उठा के, ये छोटा सा कैमरा है, मान लो कि कोई वीलॉगिंग शुरू करना चाह रहा है, वो जाता जाता यहाँ पे हाथ रखे और ले जाए, वो कहेगा चलो भैया हम घर जाके इससे लाइव होंगे, सर से बातचीत करेंगे, तो सर को थोड़ी पता होगा कि किस कैमरे से लाइव है। तो मेरे बच्चे क्या हम चाहते नहीं कि हमारे एसेट्स ये चोरी ना हो, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा और बाहर एक गार्ड भी खड़ा कर दिया। उसको कहा कि भाई अगर किसी बंदे के पास कोई कोई थैला शैला हो, उसका थैला शैला भी चेक किया करो जब कोई बच्चा बाहर जा रहा हो। वो लहदा बात है, कॉलेजेस के अंदर इतना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है, कंपनीज के अंदर होता है, जहां पे इस तरह की कोई चीजें हैं। ये ना हो कि जहां पे कोई चीजें ही ना हो तो आप लोगों को इस तरह उनकी चेकिंग करें और वो लोग जाहिर बात है आपसे बददिल हों कि भैया ये थोड़ी बात है, आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है अगर आप इस तरह की हरकत कर रहे हो। लेकिन जहां पे कुछ चीजें बड़ी पोर्टेबल किस्म की हों, बड़ी आसानी से चोरी की जा सकती हों, वहां पे इस तरह के कंट्रोल होते हैं, इसको लफ्ज बोलते हैं कंट्रोल्स। तो ये मेरे बच्चे, ये तो अभी हल्की से हम बातें कर रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बंदा है जिसके पास हमारा कैश पड़ा हुआ, आपको क्या लग रहा है कि वो कैश जैसे मन करे उसके वो खर्चता है? नहीं नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ हमने कोई कंट्रोल लगाया हो कि भैया अगर कोई खर्चा हो तो कोई पेमेंट करनी है, जाहिर बात है कैश आया तो जाना भी है। तो जब कैश आपने कोई पेमेंट करनी है तो लाजमी तौर पे फलाने बंदे से आपने क्या करवा लेना, उसको अप्रूव करवा लेना, अथोराइज करवा लेना। जब तक कोई पेमेंट के ऊपर फलाने बंदे के सिग्नेचर नहीं होंगे आपने पेमेंट नहीं करनी। तो ये भी क्या है, एक कंट्रोल है। हम यहाँ पे ये नहीं चाहते कि एक ही बंदा कई तरह के काम करे। जैसे मान लो कि एडमिशन ऑफिस में एक ही बंदा बैठा हो, वही आपको इंक्वायरी दे, वही आपको मान लो कि वो आपका फॉर्म फिल करे, वही आपसे फीस रिसीव करे और वही सारा कुछ कर रहा हो। हम नहीं ये चाहते, क्योंकि अगर वो एक बंदा ये सारे करते यहाँ पे कुछ इस तरह का ही होता है। लेकिन बहरहाल ये हमारे कंट्रोल की वीकनेसेस है कंट्रोल के अंदर, कि अगर एक ही बंदा इस तरह के कर रहा हो, बात का तो ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी होती है समटाइम, है जिसको पूरा कर लिया जाता है बाद में। लेकिन बहरहाल जब तक हो तो मेरे अच्छे इस तरह का मामला हो जाता है। लेकिन बहरहाल तो इसको हम क्या करते हैं, हम फिर एक काम कई हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। देखो है काम एडमिशन का ही, एडमिशन ऑफिस में सिर्फ एडमिशन का काम हो रहा है, लेकिन हमने उस एडमिशन के काम को, खाली लफ्ज क्या है एडमिशन, हमने उस एडमिशन के काम को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हमने कहा इंक्वायरी कोई और दे, एडमिशन को कोई और प्रोसेस करे, फीस कोई और रिसीव करे, उस बंदे का फॉर्म कोई और कंप्यूटर में एंटर करे। हमने क्या कर दी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर दी। लफ्ज क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, कि एक ड्यूटी को सेग्रीगेट कर दो, कई लोगों में सेग्रीगेट कर दो। क्योंकि अगर वो पूरी ड्यूटी एक ही बंदा परफॉर्म करेगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो दो नंबरी करते हैं। तो कैसे ढूंढोगे भैया, एक ही तो बंदा है, वही फीस रिसीव, वही सारा कुछ। हो सकता है कि बच्चे की फीस आए वो अपनी पॉकेट में रख ले और दूसरे बच्चे की फीस आए उसका पहले वाले का फॉर्म प्रोसेस कर दे, है क्योंकि मोस्टली फीसें सेम सेम होती हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे वो पक्की पक्की, वो जो एक बच्चे की फीस होगी पक्की पक्की उसकी पॉकेट में रहेगी, उसका कौन सा कोई पूछने वाला है। तो मेरे बच्चे इस तरह के कई सारे और भी बेतहाशा मामला हैं जो हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे इसलिए हम क्या कर देते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर देते हैं। तो मेरे बच्चे ये हमारे क्या होता है, कंट्रोल। अब कई लोग सोचते हैं ये जो कंट्रोल लगाना ये भी ऑडिटर का काम होता है ताकि यहाँ पे कुछ गलत ना हो। नहीं नहीं भैया, मैनेजमेंट का काम है कंट्रोल लगाना, किसी भी तरह के कंपनी के कंट्रोल। हाँ, जब हम बड़े होंगे जाके आगे ये पढ़ेंगे कि ऑडिटर कंट्रोल चेक करता है। क्योंकि मेरे बच्चे जस्ट एग्जांपल, मान लो कि कंपनी है, उसने कई तरह के कंट्रोल लगा रखे हैं। जस्ट एग्जांपल, यहां पे एक ट्रांजैक्शन हुई है, आपको पता है ये ट्रांजैक्शन कई फेजेस से गुजर के कहां तक जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां पे जाके गिरेगी। वहां पे उस ट्रांजैक्शन का अक्कर होना, फिर उसका रिकॉर्ड होना, फिर उसको कहीं डे बुक में जाके रिकॉर्ड करना, लेजर शेजर ट्रायल बैलेंस, इस तरह करते करते फिर रेलिवेंट जगहों पे लेके जाना। वो सारा एक पूरा प्रोसेस होता है और डिफरेंट लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं।
तो कोई भी बंदा उसमें गलती ना करे, उसके लिए हमें क्या क्या लगाए होते हैं, कंट्रोल। ये पहले नंबर तो ट्रांजैक्शन सही हुई है कि नहीं, ऑथराइज हुई है कि नहीं, है सही रिकॉर्ड की गई है कि नहीं, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है कि नहीं, ये सारा इंश्योर किया जा रहा होता है। इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए हमने क्या किए होते हैं, बड़े सारे कंट्रोल लगाए होते हैं। इन्हीं कंट्रोल से गुजर के ये जो ट्रांजैक्शन है कहां पे जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर कंट्रोल नहीं लगाता। ये कंट्रोल लगाना, ये जो कंट्रोल लगे हुए ये लगाना किसकी जिम्मेदारी है, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन ऑडिटर आके इन कंट्रोल्स को चेक जरूर करता है कि क्योंकि इन्हीं कंट्रोल से गुजर के ट्रांजैक्शंस कहां पे जा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जा रही। वो कहता है कि अगर ये कंट्रोल स्ट्रांग हुए तो इनके यहां से गुजर कर जाने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी सही ही जा रही हैं, और अगर ये वीक हुए तो पक्की बात है वो चीजें गलत जा रही हैं। ये सिर्फ चेक करता है, एग्जामिन करता है इन कंट्रोल्स को कि यहाँ पे ये कंट्रोल सही है। इसके लिए लफ्ज बोलेंगे स्ट्रांग है या वीक है। अगर तो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तो मेरे बच्चे जाहिर बात है फिर वो कहता है कि कहीं ना कहीं मैं अपना थोड़ा सा कम भी काम कर लूंगा ना तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि कंट्रोल स्ट्रांग है, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें चेक कर लेता हूँ क्योंकि इन्होंने पहले ही बड़ा बंदोबस्त किया हुआ, तो यहाँ पे गलती के चांसेस कम ही। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल वीक हो तो मेरे बच्चे फिर वो क्या करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल लगाना, अब ये अल्फाजों पे लाजमी पक्का पूरे पूरे पेपर में हमारे काम आने, कंट्रोल्स लगाना मैनेजमेंट का काम है, लेकिन ऑडिटर आके इन कंट्रोल्स को चेक जरूर करता है। और वो किस मकसद के लिए चेक करता है कि उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे ऑडिट करने के लिए या कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तो कंट्रोल स्ट्रांग है तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, ऑडिटर की मेहनत कम हो जाएगी। अगर कंट्रोल वीक है तो मेरे बच्चे क्योंकि यहाँ पे गलती के ज्यादा चांसेस हैं, जब गलती के ज्यादा चांसेस हो तो फिर हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि वो गलतियां ढूंढ सके जो हो सकती हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे वहां पे उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इस मकसद के लिए ऑडिटर कंट्रोल्स को देखते हैं, अदरवाइज कंट्रोल लगाना मैनेजमेंट का काम, सॉरी ऑडिटर का काम नहीं है। अभी अभी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी है मैनेजमेंट ने दो चार गवर्नेंस की। फ्रॉड से रिलेटेड मामला देखना किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट की। हम तो सिर्फ जाके उसका ऑडिट करते हैं, उसको चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करते हैं। और उसके बाद इंटरनल कंट्रोल लगाना मैनेजमेंट। अब उसके बाद मेरे बच्चे मान लो कि ऑडिटर आया, ऑडिटर आया, अब जो कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो तो लोगों के पास पड़ा होता है ना, और लोग कंपनी के हैं, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होगा या बाकी जहां जहां भी ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है, वो तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स में हो रही होती है। वो लहदा बाधा इकट्ठी होकर कहाँ पे जाती हैं, जैसे कोई खर्चे हुए हैं वो एचआर नहीं, चाहे एम्प्लॉइज की डिटेल आपको एचआर से मिलेगी, है कि कितने एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे, उसके भी तो सैलरी एक्सपेंसेस भी तो आ रहे होंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। क्या हमने उनको नहीं देखना, क्या उसके लिए हमें एम्प्लॉइज वगैरह की डिटेल नहीं चाहिए, और वो एम्प्लॉय की डिटेल कहाँ से मिलेगी, एचआर के लोगों से, है? तो ये भी हमें सारी चीजें कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट से हमारा वास्ता पड़ता है। अब मेरे बच्चे ऑडिटर आया, उसने कहा कि फलाने डिपार्टमेंट के पास गया, उसने कहा कि मुझे ये फलाना रिकॉर्ड दे दो। वो कहता है कि सर आप कौन हो, मैं तो आपको जानता पहचानता ही नहीं। वो कहता भैया मैं ऑडिटर हूँ। वो कहता सर मुझे क्या पता आप ऑडिटर हो या कौन हो, मैं आप अपना रिकॉर्ड आपको नहीं दूंगा। कहता है जी बंदा है। अब यहाँ पे कानून आ गया बीच में, कानून कहता है कि भाई ये जो मैनेजमेंट है दो चार गवर्नेंस, ये जो कंपनी के बड़े हैं, इनकी जिम्मेदारी है ये इस बात को इंश्योर करेंगे कि ऑडिटर जो रिकॉर्ड मांगना चाहता हो उसको रिकॉर्ड दिया जाए। और बात का ऑडिटर कहता है मुझे रिकॉर्ड के साथ साथ वो बंदा भी मेरे सामने लेकर आओ, मैं उस बंदे से भी मिलना चाह रहा हूँ, उससे सवाल जवाब करना चाह रहा हूँ, कोई इंक्वायरीज करना चाह रहा हूँ। वो ये नहीं कहेंगे सर नहीं हम उस बंदे को पेश नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये पाकिस्तान की अदालतें थोड़ी हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे कुछ कुछ एक एक ना अभी क्योंकि मेरी आदत है, आप लोग तो पता नहीं किस जजीरे पे रहते हो, वहाँ पे खबरें शबरें आती कौन, क्योंकि आपको पाकिस्तान से क्या, आपका तो अपना लहदा जजीरा है, पाकिस्तान में जो मर्जी हो, है ऐसे ही ना, आपके जजीरे तक कोई मसला ही कोई नहीं, तो इसलिए आपको सुकून हो। लेकिन बर तो जो बच्चे जो लोग बेचारे पाकिस्तान में रहते हैं उनको फिक्र रहती है। अब मैं खबरें सुन रहा था, तो एक एक वो उन्होंने ना दो चार के बथेरे टॉन्ट है कुछ लोगों के बेशर्मों के। तो वो बंदा ये कह रहा था कि ये 25 तारीख से पहले पहले आईनी तरमीम पास हो जानी है, हुकूमत भी चाहती है और वो लोग भी चाहते हैं जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग वो भी यही चाहते हैं। इसका मतलब है हमें तो आज तक यही पता चला था कि हुकूमत ही सबसे तगड़ी होती है। लेकिन देखो लोगों के दिमागों में ये चीज डाली जाती है कि हुकूमत तो बेचारी कठपुतली है, इसकी तो औकात ही कौन है, ताकतवर तरीन कोई और लोग हैं। और कितने देखो कितने लाडले बच्चे छोड़े हैं, अब्बे का नाम भी नहीं लेते हैं, वो ताकतवर तरीन का नाम ही तो ले दो, कितनी नाफरमान औलाद छोड़ी हुई उन्होंने, है। तो वो क्या करेंगे, उनका ताकतवर तरीन कहते हैं, यानी कि ताकतवर नहीं खाली, क्योंकि अगले बंदे को डराना है ना मेरे बच्चे कि भाई आप लोग खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी हरकत करोगे तो मेरा अब्बा बड़ा तगड़ा है? उसकी बड़ी पहुंच है। तो ताकतवर तरीन, ये वो लफ्ज यही बोलता है।
और ऐसे अल्लाह माफ करे, मुझे एक दफा इस सहाफी का ना कोई 4-5 साल बेटा था, उसकी डेथ हो गई। बड़ा दुख हुआ, काफी काफी अरसे पहले की बात है, इसी सहाफी की, उसका डेथ हुई। तो अल्लाह माफ करे, इस बात का किसी इंसान के साथ कोई हादसा होता है ना, उसको उसका कहीं पे उसमें कोई कमी पेशी रह भी जाती है ना किसी तरह की, तो उस कमी पेशियों को दूर कर लेता है कि यार ये तो शायद पहले तो वो किसी धोखे में हो कि पता नहीं दुनिया से जाना ही नहीं, जब उसका इंतहाई करीबी ऐसा ऐसा रिश्ता इस दुनिया से चला जाता है जिसके बाद शायद अल्लाह माफ करे जिसको कहते हैं अंधेर छा जाना, तो कहीं ना कहीं इंसान कुछ मेरे बच्चे राह रास्त पकड़ पकड़ ही लेता है उसको। लेकिन अल्लाह माफ करे पता नहीं किस तरह के रोग, किस तरह के हादसा हो भी जाए दुनिया के अंदर, तो फिर भी एक बंदा फजल चौधरी, पी मिलन का, उसका एक ही बेटा था, जवान बच्चा, ये पिछले थोड़ा सा पहले, इलेक्शन से थोड़ा सा पहले वो वहाँ पे जरा थोड़ी सी स्पीड से गाड़ी चला रहा था, तो उसकी गाड़ी पोल से टकराई और उस बेचारे की डेथ हो गई। तो एक ही बच्चा था उसका। और इस्लामाबाद से 3 लोगों ने इलेक्शन लड़ा, उनमें से एक वो भी था, फजल चौधरी। वो हार गए सारे के सारे। और उसने क्या किया, वो पैसे देके वो सीट खरीद ली, अकेला है अब दुनिया के ऊपर। तो पता नहीं, अल्लाह माफ करे, अब वो ऐसे बंदे ऐसी चीजों में क्यों कुछ वो नहीं करते कि यार खुदा का खौफ कर, है तो क्यों कि लोगों का हक छीन रहा है उनसे, है? तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, अब तू किसके लिए कर रहा है? तो लेकिन पता नहीं, अल्लाह माफ करे, लेकिन बहरहाल अच्छा। तो वो मैं कहना ये चाह रहा था, ये बात यहाँ से शुरू हुई थी कि बंदे को सर बुला दें। तो यहाँ पे वो कई बेचारी अदालतें हैं, वो ताकतवर तरीन लोग जो होते हैं ना, बात का अगर उनको अदालत में कहते हैं ना वो पेश हो, वो जज ही चेंज कर देते, वो जज उसके बाद रहते ही नहीं। और वैसे ही पाकिस्तान में बड़ा अजीब सा मामला है। चलें, मादर ये थोड़ी सी इरेलीवेंट बात हो रही है, इतनी इरेलीवेंट नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको ये हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मुनाल को गिरा दो, मुनाल को खत्म कर दो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। और सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम है, जिससे ऊपर कोई ताकत नहीं, स्वाय मान लो कि कोई रहम की पील लेकर सदर के पास चला जाए, है उसको, वो भी सजाए मौत वगैरह इस तरह के मामला के अंदर। तो एक बेचारा सिविल जज है, उसकी औकात ही क्या है? हो सकता है वो ताकतवर तरीन लोगों ने, है, उस बंदे को कहा हो कि तेरी औलाद की खैर नहीं, ऐसा कर तू, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया ना, इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दे कि भाई अभी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। स्टे ऑर्डर दे दिया उस बंदे ने, सिविल जज ने। यानी कि ये मान लो कि मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, वो नीचे करके एक जज बैठा हुआ है, उसने कह दिया वो उन्होंने जो हुक्म दिया ना उसको अभी इंप्लीमेंट ही ना करो, स्टे दे दिया उसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तू कौन है? तू कौन है? शर्म नहीं है तुम्हें? ये क्या किया तुमने? उन्होंने क्या कर दिया, कल उसका एसडीओ बना दिया। यार तू इतना बदतमीज हो गया है, तू हमारे हुक्म पर स्टे दे देता है, ये कैसे हो गया? पाकिस्तान की अदालतें देखो, चेक करो। यानी कि पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किसी सिविल जज ने, बेचारे ने, जिसकी औकात ही कोई नहीं होती, जो अभी जो तलाकों के मामला देखता, अल्लाह माफ करे, उसे सुप्रीम कोर्ट के उस पर क्या कर दिया, वो स्टे दे दिया इतने बड़े फैसले के ऊपर। तो बेचारे को, उसको फिर अब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, उसका एसडीओ बना के। तो ये मुल्क के हालात है। अब बेचारे को उसको क्या पता, सुप्रीम कोर्ट ये तो चेक करे उसने स्टे क्यों दिया था, है? उसके पता नहीं किस बेचारे अजीज को उन्होंने कहीं किडनैप किया होगा, फिर धमकी लगाई होगी, उसने कहा कि ठीक है भैया, है उन्होंने कहा कि देखो हर दिन इतने लाखों कमाते हैं, जितने कमाए जा सके उतने तो कमाओ, है? उस बेचारे को ये हैशर हुआ है। क्या है, ये सिविल केसेस इसी तरह के होते हैं, छोटे मोटे केस। अल्लाह माफ करे। खैर ये जो लफ्ज मैंने बोला ये बहुत बड़ा केस होता है, ये अस्तगफिरुल्लाह, शायद ये वाला केस और 302, लोग कहते हैं कि ये जान, लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे कई लोगों की जाने, या ये कह रहे हैं जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। वहां पे तो एक बंदे की जिंदगी गई, लेकिन यहाँ पे कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो खैर, लेकिन वो सिविल केस है, खैर वो फौजदारी केस है जो 302 क्रिमिनल केस इसको कहते हैं। लेकिन तो बात ये हो रही थी कि ऑडिटर कह रहा है कि सर वो बंदा जरा मुझे चाहिए, मैं उनसे इंक्वायरी करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि नहीं सर, हम बंदा यहाँ पे आपके पास पेश नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फिर एक और चीज आ गई कि ऑडिटर जिस रिकॉर्ड को मांगे और जिस बंदे तक एक्सेस मांगे, आपने वो रिकॉर्ड और वो बंदे तक एक्सेस लाजमी प्रोवाइड करनी है। तो ये मेरे बच्चे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट से रिलेटेड, जब ऑडिट हो रहा, वैसे तो मैनेजमेंट है, दो चार गवर्नेंस की बेतहाशा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी कंपनी चलाना इन लोगों की जिम्मेदारी है। हम कंपनी चलाने की तो बातें कर ही नहीं रहे, इन्होंने कब क्या करना है। हम कह रहे हैं कि जब ऑडिटर आ गया, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट एंड दो चार गवर्नेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले तो कुछ गलत फहमियां कि भैया फ्रॉड के मामला भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको डिटेक्ट करना, करेक्ट करना, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल लगाना भी आपकी जिम्मेदारी है, रिकॉर्ड और बंदों तक एक्सेस देना ऑडिटर को, यह भी आपकी जिम्मेदारी है।
इस बात को आपने इंश्योर करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई मान लो कि ऑडिटर आ गया, आप यहाँ पे सीएफई में किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, ऑडिटर ने आपको बुलाया, आपने कहा मैंने नहीं जाना वहां, मुझे बताओ ऑडिटर फिर किसको जाके कहेगा? मैनेजमेंट को, उसके मैनेजर को जाके कहेगा। बाद में पता चला मैनेजर भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है, मैनेजर ने तो उसको कहा इधर उधर हो जाए, नहीं जाने की जरूरत है। तो फिर क्या करेगा? फिर दो सर्विस गवर्नेंस के पास जाएगा, है आगे तो डायरेक्टर ही है ना, फिर डायरेक्टर्स को जाके कहेगा भैया आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे सर। तो पता चला डायरेक्टर भी शामिल है, तो फिर शेयर होल्डर के, लेकिन शेयर होल्डर के पास जाता नहीं, उनको वो हमेशा रिपोर्ट देता है, फिर वो रिपोर्ट में चेंज करके उनको दे देगा। यानी कि एक चीज पक्की करके दिमाग में रखिएगा, ऑडिटर को ऑडिट के दौरान, ये भी यहीं पे याद रख लेना, इसको बार बार हमने जिक्र करना है, ऑडिटर को ऑडिट के दरमियान कुछ भी गलत हो, कहीं से उसको कोई तंगी हो, वो हमेशा क्या करता है, इस हायरार्की को फॉलो करते हुए शिकायतें लगाता जाता है। तो 2 साल गवर्नेंस तक जाता है, इस मामले पर फ्रॉड भी मिल जाए, वो कहता है कि सर ये फ्रॉड मिल गया, ये नहीं कहता कि फौरन से रिपोर्ट में लिख देगा फ्रॉड हुआ है यहाँ। तो मेरे बच्चे वो क्या करेगा, मैनेजमेंट को कहता है सर इसको सही कर लो, तो मैनेजमेंट सही कर ले, इट्स ओके, सही हो गया सारा कुछ। अगर मैनेजमेंट सही ना करे तो किसको शिकायत लगाएगा? 2 4 दिन गवर्नेंस कि सर मैंने पता चला नहीं, वो भी नहीं कर रहे। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो कहता है ठीक है मैं बड़ों को शिकायत लगाऊं, और बड़ों को शिकायत, जो मालिक हैं उनको हमेशा रिपोर्ट की शक्ल में शिकायत होगी, फिर वो रिपोर्ट को चेंज कर देगा, उसमें लिख देगा कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ, याद रखोगे। और मेन चीज तो ऑडिटर की रिपोर्ट ही है, तो रिपोर्ट से पहले ऑडिटर की कोशिश होती है जो भी अगर कुछ गलत हो रहा हो, वो इन लोगों के मैनेजमेंट और 2 4 दिन से डिस्कस करके उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। क्योंकि यहाँ पे वो लफ्ज जो शुरू के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो ऑडिटर है वो वॉच डॉग है, ब्लड हॉर्न नहीं है। ब्लड हॉर्न लोग समझते हैं ये खून चूसने वाला कुत्ता है, वो कहते हैं नहीं नहीं ये रखवाली वाला कुत्ता है, मतलब मादद के साथ ये अल्फाज मैंने सिर्फ उसकी उर्दू की है, अंग्रेजी तो इसकी ऐसी ही है कि ऑडिटर कौन होता है, ये वॉच डॉग होता है, ना कि ब्लड हॉर्न। याद रखोगे इस बात को, यानी कि उसने आके लोगों को यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनको उनको खुदा ना खासा उनकी नौकरियां बर्बाद नहीं करनी, उनके खून नहीं चूसने। उसने क्या करना है, उसने अगर कुछ गलत हुआ है उस गलत को सही करवाने की कोशिश करनी है कि भाई इसको सही कर लो, सही होगा तो इट्स ओके, अगर ना सही हुआ तो फिर सारे जगहों से ना उम्मीद होके वो क्या करेगा, रिपोर्ट चेंज करेगा। याद रखोगे इस बात को, ये पक्का हमेशा ही, ये वर्ल्ड वाइड असूल है, याद रखना है इसको। कभी नहीं कहना यहाँ पे गलत हो गया सीधा जाके रिपोर्ट खराब कर दो, ना ना, रिपोर्ट बहुत दूर पड़ी हुई है, उसमें कई मंजिलें हैं, वो सारी तय करके तब जाके रिपोर्ट, पहले वहीं पे ही मेरे बच्चे मामले को रिजॉल्व कर, जैसे अल्लाह माफ कर होता है ना, कोई कोई बच्चों की लड़ाई झगड़ा हो गया, सुलह करवा दो भैया, किसी बच्चे का सर फट गया, कि क्या कर दो, पहले तो बच्चों को ही आपस में वो कर दो कि भैया घर जाके बताओ ही नहीं, अगर पता चल भी जाए, बड़े भाइयों को पता चल गया तो भैया उन्हीं को कहते हैं भाई मामले को रफा दफा करो, है कहाँ पे अदालतों में वहां पे जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर एफआईआर कटवाएंगे, वो भी नहीं मान रहे तो फिर हम उनके अब्बा के पास जाते हैं कि सर देखें, अगर अब्बा भी नहीं मान रहा तो दादा के पास जाते हैं, अगर दादा भी नहीं मान रहा तो फिर तो अदालत ही रहेगी ना मेरे बच्चे, फिर तो एफआईआर ही हो। ले बेटा, कहता कि विद रेस्पेक्ट टू द ऑडिट, देखो वैसे इनकी पता नहीं कितनी वो होंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे सिलेबस में ऑडिट से रिलेटेड, ऑडिट पढ़ रहे हैं तो ऑडिट से रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट एंड कॉन्ट्रेरी टू व्हाट मेनी मेंबर ऑफ द पब्लिक थिंक, और जो लोग सोचते हैं उससे बरक्स, साथ वो भी ये बता रहा है एक तो ऑडिट से रिलेटेड मैनेजमेंट और 2 4 विद गवर्नेंस वालों की क्या जिम्मेदारियां हैं, और दूसरा कई लोग उनकी भी हम गलतफहमियां दूर करने जा रहे हैं, जो कई लोग सोचते हैं, जो आम लेमैन वो सोचता है कि पता नहीं ये काम करना तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है, वो कहते हैं नहीं नहीं ये काम करना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होता, कहते इट इज मैनेजमेंट एंड 2 4 गवर्नेंस, कहते हैं वो आम लोग, आप लोग भी सुन लो, और कंपनी की मैनेजमेंट भी और 2 4 गवर्नेंस वो भी सुन लें कि इट इज मैनेजमेंट एंड 2 4 गवर्नेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। हालांकि लफ्ज आगे मजीद बेहतर कर दीजिए इसको, प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड, कि ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एंड 2 4 गवर्नेंस की। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्होंने तैयार करनी है, क्योंकि ऑडिटर खुद अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करेगा और खुद ही उनका ऑडिट करेगा, कौन सी थ्रेट होगी जो आगे जाके चैप्टर 13 में पढ़ेंगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि अपने काम को खुद रिव्यू करना, वो थ्रेट होती है कि एक बंदा इंडिपेंडेंट होकर वो काम करे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या खाक होगा, है वो उसको तो पता है मेरा ही काम किया हुआ। उसके बाद कहते हैं कि डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल, देखो एक होता है खाली इंटरनल कंट्रोल, उसने बोला इफेक्टिव जो वाकई कारआमद भी है, मान लो कि आपने गार्ड रखा है लेकिन वो हर वक्त नशे में है और सोया ही रहता है, फायदा, सच्ची बता रहा हूं, आपने कैमरे लगा रखे हैं लेकिन काम ही नहीं करते, बंद है, तो बेटा कंट्रोल ये कौन से कंट्रोल है? वो ये तो आम, ये तो जगह जगह पे इस तरह की चीजें आपको कई नजर आएंगी हैं, आपने सिग्नल लगा रखे हैं, सिग्नल चलते ही कौन है, तो फायदा क्या है भैया, हम वहां पे हर वक्त ट्रैफिक रुकी हुई है,
कंट्रोल लगाया हुआ, देखें जी सिग्नल लगे हुए, सिग्नल तो काम ही नहीं करते भैया, दिखाने के लिए हैं। तो ऐसा कंट्रोल जो दिखाने के लिए ना हो बल्कि हकीकत में काम करे, जिस मकसद के लिए लगाया मकसद अचीव हो रहा हो, उसको कहते हैं वो चीज इफेक्टिव है। याद है लफ्ज में बचपन में हम पढ़ा करते थे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, वो यहाँ पे भी पढ़ेंगे। एफिशिएंसी क्या होती है, जो चीज हो वो सही हो। इफेक्टिवनेस क्या होती है, वो सही भी हो और जिस मकसद के लिए वो चीज की गई है वो मकसद भी अचीव हो। है जैसे आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, आपकी कोशिश होगी आपके सब्जेक्ट की तैयारी एफिशिएंट और इफेक्टिव हो। एफिशिएंट क्या है, सही हो। इफेक्टिव क्या है, भाई मार्च अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, मार्च तक तैयार भी हो जाए। ये ना हो कि बहुत एफिशिएंट तैयारी करो लेकिन मान लो कि जाके जून में, फायदा ही क्या है, पेपर तो मार्च में है। इसका मतलब आपकी तैयारी इफेक्टिव नहीं थी, एफिशिएंट है, बहुत अच्छी है। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल ऑथोराइजिंग, अब देखो कितना अच्छा बंदा है वो, जो हमने आगे जाके इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में कंट्रोल्स पढ़ने हैं ना, तो मेरे वहां यहीं पे आपको बताने शुरू कर दिया, और पेपर में भी इसी तरह की बातें आनी। ये भी एक इंटरनल कंट्रोल ही होता है, अगरचे इंटरनल कंट्रोल के भी 5 कंपोनेंट्स हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये 5 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट है लेकिन है तो इंटरनल कंट्रोल का। इसलिए अगर यहाँ पे इस काम को भी मैं कह दूं पेमेंट्स को ऑथराइज करना, ये इंटरनल कंट्रोल ही है। हालांकि वहां पे आगे जाके इसके अपने चैप्टर में आपको पता चलेगा ये कंट्रोल एक्टिविटी है। इंटरनल कंट्रोल के 5 पार्ट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से एक कंपोनेंट क्या है, कंट्रोल एक्टिविटी। ये इस तरह के काम कंट्रोल एक्टिविटी होते हैं लेकिन है तो इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब वहां पे जाके पढ़ेंगे वहां पे फिर हम कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, सर वहां पे तो पीछे हम पढ़ गए थे कि वो आप पेमेंट्स को ऑथराइज करना ये इंटरनल कंट्रोल होता है, यहाँ पे ये कंट्रोल एक्टिविटी बोल रहा है। भाई कंट्रोल एक्टिविटी भी तो इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा होगा। मादर के साथ अभी आपने पढ़ा नहीं, वैसे ही आपको समझा रहा हूँ ताकि वहां पे इस तरह के सवाल हमारे साथ साथ जहाँ पे जाने चाहिए वो चले जाए। कह रहे फॉर एग्जाम्पल ऑथराइजिंग पेमेंट, जैसे फ्रंट ऑफिस जो हमारे अकाउंट्स वाले वो जब मर्जी जैसे मर्जी पेमेंट्स करते हैं। मेरे बच्चे ये तो गलत है, वो तो फिर अपनी मर्जी से, मान लो कि हो सकता है घर वालों के आज किसी की बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट भी भेज रहे हो कॉलेज के खाते से, तो हमें क्या करना चाहिए, जो पेमेंट हो रही हो एक अप्रोप्रिएट बंदा हो जो ऊपर हो, वो क्या करे उन पेमेंट्स को ऑथराइज करे, पहले उसके सिग्नेचर हो किसी भी रसीद के ऊपर, फिर वो पेमेंट हो रही है। कोई इनवॉइस आती है, सर हम ये डीजल लेकर आए, तो मेरे बच्चे वो डीजल की पेमेंट फौरन कर देनी चाहिए, या वो जो कैशियर देखे उसके ऊपर जाए पहले सलीम साहब से ऑथराइज करवा के लेकर, वो जाएगा वो सलीम साहब को दिखाएगा, सलीम साहब फिर आगे मजीद क्या करेंगे, वो उस रसीद को भी देखेंगे, 6,000 की रसीद है डीजल की, और साथ वो क्या करेंगे, वो कहेंगे वो डीजल भी दिखाओ, डीजल कहाँ पे है, ये भी तो कंट्रोल ही है। वो डीजल देखेगा और उसके रसीद के ऊपर वो क्या करेंगे, उसको ऑथराइज कर देंगे, ठीक है पेमेंट कर दो। ये ना हो कि खाली बोतलें आ रही हो, है उन्होंने बोतल पे एक पका पका स्टिकर लगा दिया हो, होता है कि वो जिस तरह का, हाँ कि पक्का नजर आ रहा हो कि ये डीजल ही है। बाहर जाते हो एक स्टिकर कितने का, कोई 10-15 का रुपए का एक स्टिकर होगा, है वो स्टिकर लगा लेते हो उसके साइडों पे बोतल के, ऐसे लग रहा हो कि जैसे इसके अंदर क्या है, पेट्रोल है, ये डीजल है वो लेकर आ रहे हो यहाँ पे रखे बड़ा ओके ओके, उसमें डीजल हो ही ना। तो मान सारी बात है, जब लाइट जाती नहीं और डीजल डेली आ रहा है, कमाल नहीं हो गया, तो फिर डीजल जा कहाँ पे रहा, पीता तो यहाँ पे कोई भी नहीं। कह रहे ऑथोराइजिंग पेमेंट्स अब सर्टेन अमाउंट, कि अब देखो एक तो था पेटी कैश, मान लो कि उन्होंने चाय की पत्ती लेने जाना, उन्होंने कहा कि मैनेजर कह रहा है मुझसे ऑथराइज, और लेवल नहीं हो गया है, सर अंडा भी लेने जाना है, सर पैनाडोल लेने जानी है, तो रुल जाएगा सारा दिन ऑथराइज कर करके। उन्होंने कहा कि सर्टेन अमाउंट से ऊपर, यानी कि कोई मान लो कि 5,000 का आपने एक बेंच मार्क रख लिया कि इससे ऊपर की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, वो ऑथराइज हो। तो ये भी एक कंट्रोल है मेरे बच्चे, इंटरनल कंट्रोल है। और मंथली बैंक रिकन्सिलेशन, ये जो आप काम करते हो बैंक रिकन्सिलेशन बनाते हो, ये भी कंट्रोल ही होता है। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो मेरे बच्चे बैंक में कुछ और चल रहा होगा और आपकी जो कैश बुक है उसमें कुछ और आ रहा होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका एक रिकनसाइल करते हैं, ये एक कंट्रोल का ही हिस्सा होता है। उसके बाद कहते एंड ए मंथली ट्रेड पेएबल कंट्रोल अकाउंट्स, यानी कि जो ट्रेड पेएबल हैं उनको भी मेरे बच्चे हमने क्या करना है, उनको भी रिकनसाइल करना है। तो ये मुश्किल बात है तो नहीं, आसान है कि ये जो क्या इन इन इस तरह, ये देखो ये सारी एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी कंट्रोल एक्टिविटी बेतहाशा है, उनमें से चंद आपको एग्जाम्पल दिए इस तरफ। फॉर एग्जाम्पल उसने बकवास की थी वहां पे, वो देखो फॉर एग्जाम्पल ये चंद एक आपको कोई 3-4 कंट्रोल एक्टिविटीज बता दी उन्होंने इंटरनल कंट्रोल से। उसके बाद दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, अभी वो क्या चल रही है बोला, वो जो ऊपर उसने बताया था मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने कहा कि मैनेजमेंट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द ऑडिटर विद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने में, यानी कि जिसका इफेक्ट कहां पे जा रहा हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो ऑडिटर अगर उस इन्फॉर्मेशन को देखना चाहता हो तो मेरे बच्चे वो भी वो देख सकते। जैसे इवन चलो मुझे एक चीज बताओ, सियाने तो आप हो, मिनट्स ऑफ मीटिंग का तो आपको पता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग डायरेक्टर्स की हो शेयर होल्डर की हो, मान लो देखो मेन कंपनी से रिलेटेड फैसले तो कहाँ पे हो रहे होते हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग में, जो फैसले हो रहे होते हैं, कोई चीज बेच दो खरीद दो, ये कर लो वो कर लो, केस बन गया तो उसको कैसे लड़ना है, कोई अमाउंट उसके लिए वक्फ करनी, बस होगा। मुझे एक चीज बताओ,
यहां पे उसने बोला कि हर वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होती। मुझे ये बताओ, ऑडिटर, आप यहाँ पे सीएफई में आप ऑडिटर के तौर पे आए, चले ऑडिटर सीएफई में आया, आप यहाँ पे काम करते हो और आपसे आके ऑडिटर कहता है कि मुझे मिनट्स ऑफ मीटिंग दो। मुझे बताओ, क्या मिनट्स ऑफ मीटिंग आप ऑडिटर मांग सकते हो और आप उसको दोगे? क्या ये रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? देख लो, सोच लो, सोचो। अब जरा देखिएगा, कंपनी के ऊपर अगर कोई केस चल रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं ऑडिटर को इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि उसकी कोशिश होगी अगर कंपनी के ऊपर कोई केस है वो डिस्क्लोज होना चाहिए, डिस्क्लोजर तो जाएगा ना। और केस है कि नहीं इसका चर्चा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। तो वो फलाना केस है तो उसको कैसे लड़ना है, उसके लिए कितनी अमाउंट वक्त की जाए, क्या अगर चांसेस है हम हार रहे हैं तो फिर प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें, ये फलाना। तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र होता है इस तरह का। हम फलानी सब्सिडरी खरीदने जा रहे हैं, ये फलाना, वो ये फलानी चीज बेचने जा रहे हैं, इस तरह के बड़े बड़े फैसले वहां पे होते हैं। शदीद किस्म का ताल्लुक है मिनट्स ऑफ मीटिंग का, क्योंकि वहां पे उसी की बेस पे बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। याद रखोगे, बड़ी सारी कंटिजेंसीज राइज हो सकती हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे, मिनट्स ऑफ मीटिंग देखो, डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग याद करो। बचपन के अंदर आपने डिस्कस किया था कि जो कंपनी के बुक्स, ये जो रिकॉर्ड होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, सी लॉ के अंदर पढ़ा था ना आप लोगों ने। बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन एक्सेस कर सकता था? है डायरेक्टर्स, वो भी बिजनेस आज के दौरान ऐसे ही था ना। अब मेंबर तो देख ही नहीं सकते थे, जो स्वाय उसके कुछ और दूर से। ये जो ऑडिटर है, इसकी एक्सेस डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग पर भी होगी, बाकी चीजें बड़ी दूर की बात। तो मेरे बच्चे, इतना शदीद किस्म का आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है ऑडिट के दौरान। ये कहने का मतलब ये भी था कि भैया कभी भी इंडस्ट्री आर्टिकल्स नहीं कर। बार बार मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, मेरे बच्चे, फ्यूचर, मैं बर्बाद का लफ्ज नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे बच्चे बिलीव मी, आबाद भी नहीं हो अगर आपने इंडस्ट्री आर्टिकल्स की। तो हमेशा क्या करना, ये पता नहीं आई कैप इस तरह क्यों कर, उसको करना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि कई लोग कहेंगे शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, आई कैप को चाहिए कि वो लोग जिन्होंने इंडस्ट्री आर्टिकल्स किए हैं उनको जरा बुलाएं और रियलिस्टिक किस्म का उनसे व्यू लेकर वो लोगों से शेयर करें जिनके आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए, वहां से क्वालिफाई भी कर लिया उन्होंने, अज्यूम कर लो। अब वो फर्म तो अपनी बना नहीं सकते क्योंकि उन्होंने फर्म से आर्टिकल नहीं किए, रुल के बेचारे। अब उनके लिए क्या है? सिर्फ नौकरी। अब जरा उनसे पूछे तो सही, जरा उनको बुलाएं तो सही, जरा वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका कैसा एक्सपीरियंस है, लेकिन रियलिस्टिक। ये ना हो कि एमी बस होता है ना कि जिस तरह हमारे यहाँ पे इंटरव्यू आते हैं, मैंने पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, इस तरह का ना हो, बाकी जेन्युइन लिमिट। उसके बाद कहता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू द ऑडिट, जो कहता है कि एक तो वो जो इन्फॉर्मेशन फ्रेंचर, अगर उससे अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, चाहे ताल्लुक हो ना हो, कहीं हो सकता है उसका कोई लिंक हो उसके साथ, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है। उसके बाद अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द बंदे whom the auditor needs access, यानी कि उन बंदों तक भी एक्सेस दो ऑडिटर जहां तक चाहता हो, ताकि वो अपने ऑडिट के मामलों को कंप्लीट कर सके। प्रोवाइडिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू द ऑडिटर एट द एंड ऑफ द ऑडिट, और ऑडिटर क्या कर सकता है? मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग सकता है। मेरे बच्चे, आगे जाके चैप्टर नंबर 14 के अंदर क्या रखेगा, आइजा 580, क्या बोला? आइजा, आई एस ए, उधर आसानी से बोला जाता है ना आइजा। तो आई एस ए 580 जाके चैप्टर नंबर 14 के अंदर हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल के अंदर। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बस इतना याद रख लीजिएगा। आप पता है, जब हमारा ऑडिट देखो अल्फाज क्या बोले उसने, जब हम ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा ना, हम क्या करेंगे, हम आखिर में जाके मैनेजमेंट के पास जाके बैठेंगे, वो कहेंगे किधर आया, तेरा काम कंप्लीट नहीं हो गया? हम कहेंगे सर, पता है आपको कुछ जिम्मेदारियां थी आपको ऑडिट से रिलेटेड? उन्होंने कहा कि हाँ, किताब में लिखी हुई थी जिम्मेदारियां। कहता सर आपने एक कागज के ऊपर लिख कर दो मुझे कि जो आपकी जिम्मेदारियां थी वो जिम्मेदारियां आपने सारी पूरी कर दी, लिख कर दे मुझे, क्योंकि मैंने सबूत इकट्ठे करने हैं। कहीं ये ना हो कि कल आप कहेंगे सर इसने तो हमसे मांगा ही नहीं था कुछ भी, या इसने हमसे कुछ पूछा ही नहीं है, तो हमने ये सारा कुछ कर दिया था वैसे ही, लेकिन इसने हमसे पूछा ही नहीं, शायद हमने नहीं किया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? वो कहेंगे सर आपने जो जो काम करने थे, ये काम आपकी जिम्मेदारियां थी ना, ये काम आपने पूरे कर दिए हैं, मुझे लिख कर दो। तो आप क्या कर लो, उससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि ऑडिट से रिलेटेड जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां थी, मैनेजमेंट लिख कर कह रही है कि उसने पूरी कर दी। तो मेरे बच्चे, एक खाली ये इसी से रिलेटेड नहीं होती, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक काफी ब्रॉडर टर्म है। एक तो ये आखिर में जाके हम लिखवा रहे होते हैं,
जब देखो आज के बाद आपको याद होना चाहिए, जब ऑडिट कंप्लीट होगा हम क्या करेंगे, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे किससे, मैनेजमेंट से। अच्छा, एक लेटर हम आखिर में देते भी मैनेजमेंट को, उसका नाम ही मैनेजमेंट लेटर होता है। उसमें जो ये कंट्रोल में कोई वीकनेस हमें नजर आई होती है ना, हम मैनेजमेंट को लेटर देते हैं कि भैया यहाँ यहाँ पे वीकनेस है, इसको सही करो, क्योंकि अगले साल हो सकता है फिर मैं ही ऑडिटर होंगे या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देके जाते हैं, जिम्मेदारी नहीं हमारी। जस्ट हम कहते हैं चलो बेचारों ने इतने हमें पैसे दिए, ऐसा कर लो, पता तो चल ही गया ना मुझे कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, तो ऐसा कर लेता हूँ, मैं इनको सुजेस्ट करके जाता हूँ। जैसे होता है ना कि जब हमारे घर में मेहमान आते हैं वो खा पी तो जाते हैं सारा, लेकिन उसको पता मैं अगली दफा फिर आऊंगा, तो वो जाते जाते बता जाता है ये फलाने फलाने खाने में ये, तो ये चीजें इस तरह हो जाती तो कमाल ही हो जाना है। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर जाता है, आपको बता ही जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने भी एक लेटर देना है उसको, मैनेजमेंट को, उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या होगा, मैनेजमेंट लेटर। और मैनेजमेंट से भी चीजें लिखवा लिखवा के लेनी है, जो इंफॉर्मेशन लो मैनेजमेंट से लिखवा लेनी है, एक तो आखिर पर भी और ड्यूरिंग ऑडिट भी, उसको क्या बोला करेंगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन। भाई जो मुझे बात बतानी है ना, लिख कर बताओ। तो ये मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, बार बार ये रिटन रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे, मुश्किल बात तो नहीं हो रही, ये सारे अच्छे तरीके से याद कर लोगे इनको। ले बेटा, द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस किसको कहते हैं बोला, तसल्ली, तसल्ली। उसको जैसा आपने बता दिया, लफ्ज तसल्ली, गारंटी भी बोल दो, लेकिन उस तरह की गारंटी नहीं फिलहाल है। एश्योरेंस यही है कि तसल्ली मिल गई, चाहिए कि कुछ गारंटी मिल गई कि ये काम इस तरह है। अब मेरे से ये यहाँ पे जो मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस है उसको समझिएगा। जैसे एग्जांपल, अज्यूम कर लो कि मेरे पास एक गाड़ी है और आप वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं। आप आए, आपने कहा कि राणा साहब जरा बता दें इस गाड़ी, मान लो कि चले इस तरह कर लो, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास आया, मिस्टर बी के पास एक गाड़ी है, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भैया ये गाड़ी मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन बता दो क्या इस गाड़ी में कोई नुक्स तो नहीं, कोई कोई मेजर एक्सीडेंट कुछ इस तरह के मामला हो। तो यहाँ पे मिस्टर बी, भाई उसने गाड़ी बेचनी है, उसकी गाड़ी है, वो ये थोड़ी बोलेगा खुद कि हाँ हाँ सर इसमें तो बेतहाशा खराबियां हैं, वो तो यही बोलेगा कि सर ये गाड़ी क्या है, ये सही। देखो ये कौन है, ये वो खरीदार है जो गाड़ी खरीदना चाह रहा है, ये कौन है, वो सेलर जो गाड़ी बेचना चाह रहा है। अब अगर उसी बंदे से पूछेंगे तो मेरे बच्चे, ये तो जैसे अभी हमने एक चीज डिस्कस की थी, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, यहाँ पे तो वही होगा, उसी की गाड़ी, वो अपनी गाड़ी के बारे में क्यों गलत बोलेगा उसको। तो यहाँ पे ये मिस्टर ए कहेगा क्या ऐसे हो सकता है, ऐसा कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, इस गाड़ी को किसी और मैकेनिक से टेस्ट करवा लेते हैं। उसने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं इसके ऊपर, उन्होंने कहा कि ठीक हो गया। अब मिस्टर ए ने क्या किया, एक मैकेनिक को कहा कि चल भैया मेरे साथ चल, इस गाड़ी को चेक कर। उसने क्या किया, इस गाड़ी को चेक किया, उसने गाड़ी चेक करके कहा कि भाई ये गाड़ी सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये देखो दो अल्फाज हैं, अच्छा ये भी अल्फाज अभी यहीं पे याद रखिएगा क्योंकि अभी आगे जाके हमारे काम आएंगे। ये गाड़ी सही है, एक अल्फाज ये, इसमें कोई खराबी तो नहीं ना, मतलब जब मैं ये लफ्ज बोल रहा हूँ गाड़ी सही है। और दूसरा ये लफ्ज मैं बोल दूं, मैंने गाड़ी चेक की है, इसमें कोई खराबी नजर नहीं है, क्या दोनों का मतलब सही नहीं है? चलो इस तरह कह लो, सही ना मतलब, क्या दोनों का मतलब सेम नहीं है? ये गाड़ी सही है, क्या अभी भी 100% तसल्ली है? तो ग्रेट, वो भी तो मेरे बच्चे अभी भी तो हो सकती है ना, है। और दूसरे नंबर पे अगर मैं ये कहूं कि भाई मैंने गाड़ी चेक की है लेकिन मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि मैं कहूं कि ये गाड़ी सही नहीं है, तो गाड़ी सही है? तो है दोनों चीजों में कहीं ना कहीं ये अल्फाज अभी आज आ जाना था कि 10 मिनट होते हैं हमारे, लेकिन कल आपके ये आपको भरपूर तरीके से आपके लिए इस्तेमाल होने, क्योंकि दो तरह की यहाँ पे हमने चीजें पढ़नी है अश्योरेंस से रिलेटेड, दो तरह की अश्योरेंस, एक ऑडिट, एक लिमिटेड रिव्यू कह लो या लिमिटेड अश्योरेंस कह लो। तो रिव्यू और ऑडिट, जो ऑडिट में हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। चले अभी यहीं पे मैं बात कर देता हूँ, कल कल पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। ऑडिट में ऑडिटर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ऑडिटर क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। और जब हम कहते हैं ना, ऑडिटर को कहते हैं तूने ऑडिट नहीं करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तूने रिव्यू करना है। दो तरह की इंश्योरेंस है ना, ऑडिट करवा लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये रिव्यू करवा लो, वो भी देखेंगे रिव्यू किसने करवाना। तो जब आप रिव्यू करता है ऑडिटर, तो फिर वो कहता है मैंने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया, मुझे इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि मैं कहूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं। ये अल्फाज जरूरी है, स्टैंडर्ड कहता है कि यहाँ पे आपने सीधा सीधा नहीं बोल देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। तो मैं इसलिए यहां पर भी बोल रहा हूं क्योंकि यहीं से वो शुरुआत होगी उस चीज की, कि ये मैकेनिक क्या कहेगा उसको कि ये गाड़ी सही है, या ये भी कह सकता है कि भाई मैंने गाड़ी चेक की है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि गाड़ी सही नहीं है।
तो दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं वो तसल्ली दे रहा है कि भैया एश्योरेंस तो दोनों सूरतों में मिल रही है, लेकिन एक को हम कहते हैं जरा थोड़ी सी बड़े लेवल की एश्योरेंस कि गाड़ी सही है। आज ऐसा सिर्फ इसमें ये फर्क होगा है, एक जरा हाई लेवल की एश्योरेंस होगी गाड़ी सही है, दूसरी वो कहेगा, कहना क्या चाहता है, कहता है यार हो सकता है कोई हो वही बात जिस तरह आप लोगों ने कहा, लेकिन मुझे नजर नहीं आया। इसका मतलब वो तरह थोड़ी सी कम एश्योरेंस दे रहा है, थोड़ी सी कम तसल्ली है। तो सेम यही मतलब होगा वहां पर भी। तो मेरे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या अब जब ये मैकेनिक उसको कह देगा ये गाड़ी मुझे लग रहा है ये सही है या मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया ये खराब हो, तो मेरे क्या मैं कह दूं कि यहाँ पे इस बायर को कोई थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी, एश्योरेंस मिल जाएगी, पक्की बात है। उसके इन अल्फाजों के बाद उसको क्या हो जाएगी, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। अब यहाँ पे कितनी पार्टीज, अगर पार्टीज का तो थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। मुझे ये बताओ, ये जो मैकेनिक ने ये रिपोर्ट दे दी कि ये गाड़ी सही या गलत है, इस रिपोर्ट को इस्तेमाल किसने किया? ए ने। मैं कह दूं ये क्या है, ये इंटेंडेड यूजर है, यूजर है उसकी एश्योरेंस का। ऐसे में रखे, मुझे ये बताओ कि ये जो गाड़ी थी, ये गाड़ी सही देना किसकी जिम्मेदारी थी या किसकी गाड़ी थी? मिस्टर बी को हम कहते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इस इंश्योरेंस एंगेजमेंट में मिस्टर बी क्या बन गया, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और ये बंदा जिसको हमने बुलाया कि भैया तू गाड़ी चेक करके बता, इसके लफ्ज बोलेंगे हम यहाँ पे एक प्रैक्टिशनर, कि हमने क्या किया, किसी प्रैक्टिशनर को इन्वॉल्व किया है जिसका एक्सपीरियंस हो इन चीजों के अंदर, कि आप बताओ ये गाड़ी सही है कि नहीं। तीन पार्टीज याद रखना, एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं? तीन पार्टीज होती हैं मेरे बच्चे। अगर नहीं यकीन आता, चलें आपकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर ए, ये आप गए आई कैप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वहां पे आपने पेपर दिया, पेपर दिया, पेपर किसको दिया? आई कैप। तो मेरे बच्चे आपको क्या लग रहा है कि आई कैप क्या करे? आपने जो पेपर दिया है क्या आपसे ही पूछ ले, अच्छा बताइए पेपर सही है गलत है? तो आई कैप मान लो कि वो चाहता है कि हम आपको पास कर दें, लेकिन उसको एश्योरेंस चाहिए कि जो तू इस पेपर के अंदर लिखकर देकर गया है वो सही है। तो देखो, फैसला आई कैप ने करना है, लेकिन आई कैप को फैसले के लिए कोई तसल्ली चाहिए कि मैं इस बच्चे को पास करूं या ना। तो आई कैप क्या करता है, किसी ना किसी एग्जामिनर को इन्वॉल्व, और चले एग्जामिनर ना कहें, पेपर चेकर को कह लें, एक पेपर चेकर उसको इन्वॉल्व करेगा। सर आप प्रोफेशनल हो, प्रैक्टिशनर हो, आपने बड़े बड़े लोगों को फेल किया हुआ, सर इस बच्चे का भी पेपर चेक करो और पेपर चेक करके हमें बताओ क्या ये इस काबिल है कि हम इसको पास कर दें। अब इस पेपर चेकर ने क्या किया, इस बच्चे का पेपर चेक किया और आई कैप को कहा कि सर कैसी बात कर रहे हो, ये कम से कम 2 अटेम्प्ट लगवाए सर इसके, तब जाके इसका ये पेपर पक्का हो। शायद बाज का तो ऐसे फील होता है कि आई कैप पहले ही सोच लेता है इस बच्चे की इस पेपर में कितनी अटेम्प्ट लगवानी है, अगली दफा ये पेपर अच्छा दे भी देना तो तभी एक और अटेम्प्ट होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े ब्लंडर किए इसने, तो कम से कम 1 साल तो और होना चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर। समटाइम ऐसा लगता है बच्चे को, बच्चा भी फील करता है सर लास्ट टाइम से बहुत अच्छा पेपर हुआ था और लास्ट टाइम मेरे 48 आए थे सर, और लास्ट टाइम से इतना अच्छा हुआ, तो सर ये कैसे हो सकता है कि इस दफा 50 ना आए हो? तो हो सकता है वही गुस्सा आई कि आपने पहले ही लिख कर रखा हुआ था इसकी कितनी टाइम लगवानी है, इसके 2 लगवाएं, ताकि ये सब्जेक्ट इसका, हाँ इसको कभी भूले ना कि पहले इसने हमारे साथ मजाक किया, अब अगली दफा हम इसके साथ मजाक करें। तो खैर ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर मैं डरा रहा हूँ आपको। लो बेटा, अब यहाँ पे पेपर चेक, इस प्रैक्टिशनर ने पेपर चेक करने उसको, मानो के पेपर को चेक किया और अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये है बंदा इस काबिल कि इसको पास कर दिया जाए। अब मेरे बच्चे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी देखो कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, 3। मुझे ये बताओ, ये जो पेपर था इस पेपर का यूजर कौन? आई क्या आपने यूज करना था ना इस पेपर को, है यूजर तो वही है, उसने चेक करके आपको पास फेल करना था, उसकी जरूरत थी इसको चेक करना। मुझे ये बताओ इस पेपर की रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन थी, जिम्मेदार कौन था? वो आप लोग, स्टूडेंट क्या था, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। और ये मेरे बच्चे कौन हुआ, प्रैक्टिशनर। तो ये भी बज़ाहिर क्या है, एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, आप बीच में वहां पे कोई प्रॉपर्टी डीलर या किसी लॉयर को ले आते हो, वो क्या है, एक प्रैक्टिशनर, आप क्या हो, यूजर हो, और वो मालिक कौन है, वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। सेम मेरे बच्चे क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मामले में होगा। कल ये 2 एग्जांपल तो नहीं डिस्कस करेंगे, कल कंपनी के जो कंपनी का स्ट्रक्चर है बनाने चलाने वाले, उसके लिहाज से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर कुछ इस तरह का मामला हुआ कि हमारा अभी हो सकता है कि वैसे हम सोचें कि रिजल्ट तक हम सैटरडे ऑफ रखें, क्योंकि हैं रौला सिर्फ पीपी का है ना, वही ना, कोई बच्चे ज्यादा कर भी रहे हैं, और क्योंकि बच्चों को फिक्र है बेचारों को कि इसका भी पेपर का लेना पड़ जाए, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि शायद हम कम से कम रिजल्ट तक तो बच्चों को तंग ना करें। तो रिजल्ट के बाद फिर हम देख लें, कम से कम पीपी की क्लासेस का शेड्यूल चेंज करें या कुछ और, ताकि बच्चों के मसले ना हो।
या कम से कम फटीक तो ना हो बच्चों को। चलिए कम से इन दिनों में जहाँ पे कोई रिलीफ मिल सकता है वहाँ पे दे दें बच्चों, तो हो सकता है हम सैटरडे ऑफ करें। लेकिन कोई टीचर ऑन करना चाहेगा, हमने उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा हमारा जो शेड्यूल है वो सैटरडे तक का है। तो हम टीचर्स को मजबूर नहीं करेंगे, ऑफिशियली हम छुट्टी नहीं करेंगे, लेकिन जो टीचर्स ऑन ऑफ कर दें, और शादी वादा मोस्टली ऑफ ही करते हैं होपफुली, क्योंकि टीचर्स को पता होता है कि भाई अगर एक ऑफ कर